चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स। और देखिए इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। पहले आपने वैसे देखो मैट्रिक्स में पढ़ ही रखा है काफ़ी हद तक। जो डिटर्मिनेंट है जिसे मैट्रिक्स लिखते हैं हम, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है ना, चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो, लेकिन यहाँ जो डिटर्मिनेंट होगा वो उस मैट्रिक्स का निकल पाएगा जो कैसी होगी, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है, या तो ऐसे लिख दो या डी ई टी ऑफ ए लिख दो। ऐसे ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं 4 हो गया, फिर नीचे से उधर मल्टीप्लाई करते हैं रिवर्स साइन लिखते हैं ना, ये हो गया -6। तो ये आपका रिजल्ट आ गया बेटा -2। इसी तरीके से अगर 3/3 की जो मैट्रिक्स होगी तो उसकी भी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली जाती है, यानी डिटरमिनेंट जो होता है वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकलता। और इसकी एक वैल्यू होती है जो एक नंबर बनता है ना, जो एक नंबर बनता है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। जान के मैंने यहाँ नेगेटिव वाला लिया ताकि आप मॉडुलस ऑफ ए का मीनिंग पॉजिटिव ही ना समझे हमेशा, क्योंकि मॉडुलस वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि बच्चा उसको क्या समझता है कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा, अब इसके हम थोड़ा सा और प्रॉपर वे में आगे चलेंगे ताकि और अच्छा क्लियर हो कि अगर हम 3/3 का डिटरमिनेंट को लेते हैं, जब समझना मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3/3 को डिटरमिनेंट, तो चाहे तो मैट्रिक्स शेप में लिख लो, चाहे डिटरमिनेंट की शेप में लिखो। तो डिटरमिनेंट की शेप में लिखते हैं, इसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डिटरमिनेंट में। ये हो गया बेटा इसका एलिमेंट A11 A12 A13, लिखना स्टार्ट कर दो। A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये मैंने डिटरमिनेंट लिख दिया बेटा। ठीक है, अब मुझे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी, तो शायद सभी को आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी मैं डिफरेंट तरीके से एक बार और थोड़ा सा इंटरप्रेट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छा क्लियर हो जाए। बहुत ध्यान सुना इस चीज़ को। अच्छा, अब अगर हम इसके कहें कि भाई इसके को फैक्टर डिटरमिनेंट बनाए, जब को फैक्टर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर हम इसका को फैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे तो को फैक्टर जो डिटरमिनेंट आएगा या मैट्रिक्स आएगी उसके अंदर क्या होगा भाई, कैसा इसके को फैक्टर एलिमेंट आएंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ? वो किस तरह के होते हैं कि जी ऐसे होते हैं, C11 C12 C13 लिखना चालू रखो बेटा, C21 C22 C23 C31 C32 और C33। तो आई थिंक यहाँ पे C11 का मतलब कि आपको सभी को पता है कि C11 में सर जो आएगा ना कोफैक्टर में, एक तो -1 की पाई तो साइन आता है I+J, इसको I बोल रहा हूँ बेटा, इसको J बोल रहा हूँ। और क्या करते हैं कि सर जो A डिटर्मिनेंट है ना उसका इसकी पोजीशन पे कट मार देते हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। तो क्या बच गया, ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्यों दिखा रहा हूँ ऐसे, है ना। तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, क्या आएगा A22 और सामने क्या आएगा A23 और A32 A33। इसी तरह से अगर मैं आपसे को C12 की वैल्यू निकाल लें तो -1 की पावर क्या बनेगा बेटा, 1+2। वैसे तो ऑड बनेगा तो ऑड बनेगा तो माइनस आएगा, वो तो आपको पता, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। अब मैं किस पोजीशन पे आ गया भाई, 1+2 लिखो, बिल्कुल बिल्कुल 1+2 आएगा। ठीक है, अच्छा अब 1 और 2 की पोजीशन पे आए तो इसको भी बेटा हॉरिजेंटली और वर्टिकली कट करो। तो डिटरमिनेंट कौन सा बचेगा, समझ गए हो गया आप, ये तो कट हो गया, ये डिटरमिनेंट बचा ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, लिख दो भाई A21 A23, साथ साथ लिखना चालू करो बेटा, इसमें बहुत काम नहीं है, तुम्हें आता है A33। इसी तरह से बेटा मैंने क्या फाइंड किया, C13, तो C13 में क्या आएगा बेटा बताइए, -1 की पावर 1+3 एंड डिटरमिनेंट वैल्यू कौन सी आएगी जी, सर 1-3 पे पोजीशन पहुंच जाओ। तो मैं फिर इसको रब करके दिखा रहा हूँ, 1-3 की पोजीशन पे आए तो यहाँ पे हॉरिजेंटली भी कट होगा वर्टिकली भी कट होगा, तो ये तो कट हो गया बेटा, है ना। क्या बच गया, ये बच गया। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, A21 A22
A31 और A32। तो जहाँ पे पावर का सम इवन बनेगा तो वहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, जहाँ पावर का सम ऑड बनेगा वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा और डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। तो ये आपका C11 मिल जाएगा। सिमिलरली आपको C21 C बाकी रिमेनिंग आपको मिल जाएगा और ये आपको आते भी निकालने। अब ये डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है? डिटरमिनेंट वैल्यू ध्यान सुनो बेटा एक मिनट के लिए। डिटरमिनेंट वैल्यू जो A आएगी वो क्या बनेगी उसको समझो। डिटरमिनेंट वैल्यू जो A बनेगी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डी ऑफ ए। करना क्या है सुनो, ये तो हमारे C11 C12 C13 C21 C22 C23 ये तो सब नोन ही है। दीज आर कॉल्ड को फैक्टर एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू देयर प्लेसिंग। ये 1 1 प्लेस पे है, ये 1 2 प्लेस पे है, ये 1 3 प्लेस पे। ऐसी बाकी भी को फैक्टर्स आ जाएंगे, आपको निकालने आते हैं। अच्छा एक चीज बता दो यहाँ पे, अगर आप इसका साइन भूल जाए और केवल ये लें डिटर्मिनेंट वैल्यू, फिर साइन भूल जाए केवल क्या लें डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो ये बेटा माइनस कहलाते हैं। माइनस आएगा आपके सामने। तो M11 की वैल्यू क्या होगी आप समझ लो। M11 क्या मिलेगा, केवल ये वाला डिटर्मिनेंट, साइन नहीं आएगा बस। M12 की वैल्यू क्या होगी, केवल डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, जो यहाँ लिखा होता है वही सेम, बस साइन मैटर नहीं करता माइनर में। ठीक है, एक टर्म और सीख ली, कोई दिक्कत नहीं, आएगी आपको वाली इक्वेशन। अब ये हमने एक बार दोबारा रिकैप करो, ध्यान सुन लो बिल्कुल इधर देख के। ये बेटा ए डिटरमिनेंट में लेट किया A11 A12, आपकी वजह से बोलो दोनों जो बाद में आए A11 A12 A13 लाइक दैट, ये डिटरमिनेंट लिख दिया। इसका को फैक्टर डिटरमिनेंट लिखने के लिए मैंने इस पोजीशन पे जो C11 बनेगा, कैसे बनेगा इसको कट करेंगे, -1 की पावर इस प्लेस का I प्लस जे, और डिटरमिनेंट लिखा A22 A23 A32 A33, तो इस प्लेस का C11 बन गया। ये क्या बन गया, को फैक्टर एलिमेंट आगे सब और इसमें रख दिए, तो ये को फैक्टर मैट्रिक्स आ गया, या यू कैन से एयर को फैक्टर डिटरमिनेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने सारे को फैक्टर 3 लिख के दिखाए इन प्लेसेस के लिए जो को फैक्टर बनेंगे। इसी तरीके से आप बाकी रिमेनिंग प्लेसेस के लिए को फैक्टर निकाल सकते हैं। आपने मैट्रिक्स में को फैक्टर निकालना सीखा है। मैं इतना और बता दूं एक्स्ट्रा कि इस साइन को अगर मूव कर दे, चाहे रिमूव कर दे यहाँ से, चाहे वो पॉजिटिव मिले चाहे नेगेटिव, ये जो वैल्यू है ये इस प्लेस का माइनर है M11 M12, इसलिए से 9 माइनर फिर इसके आ जाएंगे। माइनर में क्या नहीं मैटर करता, साइन। अब हमारे तक डिटरमिनेंट वैल्यू निकलती कैसे है, यहां ध्यान से देखें डिटरमिनेंट वैल्यू निकलती कैसे। ऐसे निकलती है कि सर अगर हम ये वाली रो लें डिटरमिनेंट में और इसके कोफैक्टर डिटरमिनेंट में ये वाली सेम रो, अगर इसके कोफैक्टर्स को इसके करस्पॉन्डिंग माइनर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, A11 प्लस एक कोफैक्टर है C12 और फिर उनको ऐड कर दिया जाए, और इसका एलिमेंट क्या है 1 2, फिर कोफैक्टर क्या है 1 3, फिर इसका एलिमेंट क्या करस्पॉन्डिंग A13। यानी कि रो वाले कोफैक्टर्स को, अगर फर्स्ट रो वाले कोफैक्टर है उसको फर्स्ट रो वाले ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो दैट गिव्स यू वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट। दोबारा सुनो, अगर मैं डिटरमिनेंट को दूसरे तरह से निकालना चाहूँ तो मैंने अब की बार क्या लिया जी, कोफैक्टर्स तो सेकंड रो के ले लिए और सेकंड रो के मुझे रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, प्लस अगला क्या कोफैक्टर एलिमेंट है 2 2, इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रो में क्या है बेटा C22, ठीक, सॉरी A22। ऐसे ही कोफैक्टर एलिमेंट ये रहा और उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट, जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं उसका एलिमेंट क्या A23। कमाल की बात है, मैंने इसको भी डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा है और इसको भी डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा है, दोनों वैल्यू सेम होंगी। शायद दिमाग में आ गया होगा कि तीसरी रो को भी उसके रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको इसकी भी डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाएगी। अब दिमाग मानो क्या सर ऐसा कॉलम के साथ भी हो सकता है, कि हाँ इसको भी ध्यान से 2 मिनट के लिए, और कि सर अगर मैं कोफैक्टर एलिमेंट्स किसके लूँ, पहले किसके कॉलम के, तो मुझे एलिमेंट्स कौन से लेने पड़ेंगे, पहले कॉलम के ही लेने पड़ेंगे। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगेन फिर कैसे आ सकती है बेटा,
C11 इससे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है बेटा, A11 प्लस क्या लूँ, C21, कॉलम 1 यूज कर रहा हूँ तो कौन सा एलिमेंट लूँगा, कॉलम 1 का ही, A21 प्लस फिर क्या लें, C31 इंटू A31, ये तीनों ही वैल्यूज क्या होंगी, सेम। तो यानी कि जिस कॉलम का आपको कोफैक्टर उठाना है उसी प्लेस वाला ही आपको एलिमेंट उठाने, उसी कॉलम के मतलब। और ये कॉलम और रोज के लिए सेम टाइप की प्रॉपर्टी चलती है। अगर जैसे मैंने कॉलम्स के साथ किया वैसा ही सेम जो बिहेवियर चलेगा वो किसके लिए चलेगा, रोज के लिए चलेगा। बात समझ में आती है, वही रो के लिए चलना है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं यहाँ पे कोफैक्टर कौन से लूँ, एलिमेंट्स कॉलम 2 के, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉलम 2 के ही एलिमेंट से। और कोफैक्टर में साइन भी आता है और जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिमेंट को कट करते हैं उससे बचा हुआ डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आती है, फिर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है कोफैक्टर के बाद, फिर उनका सबका समीशन किया आता है, तो आपको डिटरमिनेंट वैल्यू मिलती है। यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार प्रॉपर्टी समझा दूँ आपको। अगर आपने ऐसा किया ना डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते वक्त गलती से कि सर मैं तो कॉलम 3 से एलिमेंट्स लेता हूँ, और आपने सॉरी रो 3 से लेता हूँ कि सर मैंने लिया A31, और मैंने A31 की जगह यहाँ पे जो ले ली वो रो ले ली कौन सी, दूसरी, मतलब यहाँ से तीसरी रो ली और वहां से कोफैक्टर्स भी कौन सी ले ली, दूसरी। तो क्या A31 इंटू A21, बोलो आगे, A32 इंटू कॉलम 2 C22 प्लस क्या लिखू बेटा A33, तो क्या बनेगा C23। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी ऑलवेज। अब दोबारा से एक बार बताता हूँ, अगेन लिसन केयरफुली। मेरा डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम या फिर करस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। यानी कॉलम 1 के अगर एलिमेंट्स लेता हूँ तो मुझे कॉलम 1 के ही कोफैक्टर एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना है, इट गिव्स यू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। लेकिन अगर मैंने कॉलम 1 के तो एलिमेंट्स ले लिए और कॉलम 2 के कोफैक्टर से लिए, उनको मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। ऐसे ही मैंने कॉलम 1 के एलिमेंट्स लिए और कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो भी वैल्यू 0 आएगा। ये कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, ऑलवेज ट्रू होगी फॉर एनी काइंड ऑफ डिटरमिनेंट। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर क्या ऐसा रो के साथ भी होगा, बिल्कुल। मैं जो प्रॉपर्टी आपको कॉलम के लिए बताऊंगा वो रो के लिए भी ट्रू होगी, और जो रो के लिए बताऊंगा वो कॉलम के लिए भी ट्रू होगी। अब दिमाग में बच्चों के आ रहा होगा जो ज्यादा खुराफाती हैं कि एक रो के तो एलिमेंट ले ले और कॉलम के ले ले कोफैक्टर। तो ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ नहीं है कि वो वैल्यू 0 देगा या डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा। अब मेरे ख्याल में सारी बातें खत्म हो जाती हैं। इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सर अगर थर्ड रो के एलिमेंट्स को कोफैक्टर की फर्स्ट रो से करें तो भी 0 होगा? हाँ बेटा, उसके से ना हो। अगर थर्ड रो आपने ली और थर्ड रो के को एलिमेंट्स लिए और थर्ड रो के ही कोफैक्टर एलिमेंट्स लिए क्रॉसपॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर थर्ड के चाहे सेकंड कोफैक्टर से करो या फर्स्ट कोफैक्टर, वैल्यू 0 ही आएगी। और ऐसा कुछ नहीं होता कि रो के तो एलिमेंट ले और कोफैक्टर ले कौन से, कॉलम के। इससे ज्यादा डिटरमिनेंट की वैल्यू मैं आपको नहीं बता सकता, ये मोर देन एनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला कौन सा हो भाइयों बहनों, बताओ, लास्ट वाला, कि इफ वी टेक एलिमेंट्स ऑफ क्या रो एंड मल्टीप्लाई टू द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अदर रोज, रिमेनिंग 2 रोज, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, ओ सॉरी डिटरमिनेंट की वैल्यू भी नहीं बोलना चाहिए, ये एक वैल्यू, इससे मुझे सुनो सुनो, इससे मुझे शायद डिटरमिनेंट वैल्यू भी नहीं बोलना चाहिए ना। तो ये जो नंबर बनेगा, ये जो नंबर बनेगा दैट गोज टू 0। ये डिटरमिनेंट वैल्यू है ही नहीं ना, इसको डिटरमिनेंट वैल्यू बोलना गलत है ना। ये तीनों वैल्यू सेम मैंने दिखा दिया आपको।
तो यहाँ पर आपकी डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, माइनर समझा दिया, कोफैक्टर्स आपको पहले पता थे, माइनर एक्स्ट्रा बताया गया, और डिटरमिनेंट की डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं वो मैंने आपको समझाई। ठीक है भाई, तेरी वजह से। ठीक है, अब जरा इस बात को हम आगे और प्रॉपर वे में थ्योरी में मैंने समझाया हुआ है। देखिए ये है बेटा आपका ये लिखा है A11 C11 812 AC12 A13 C13 दिख रहा है, तो इससे आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट 2/2 का भी आपको पता है, A1 B2 और A2 B1 माइनस करके। ये देखो बेटा वही चीज आ गई है, जब दोबारा से देख लें, इसमें जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए किससे, कि सर एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। बात वही हो रही है कि फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया और माइनर कौन सा आएगा, ये वाला, वो सॉरी कोफैक्टर, तो इसका साइन इस पोजीशन पे -1 की पावर 1 + 1 2 बनेगा, पॉजिटिव तो है। ऐसे पॉजिटिव हो गया, और ये इसका कोफैक्टर पॉजिटिव साइन के साथ ये डिटरमिनेंट लिख दिया। फिर ये माइनस कहाँ से डेवलप हुआ कि सर मैं फर्स्ट रो के अलोंग ले रहा था, यानी और पावर फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। तो जब मैंने इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टली कट किया तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे, तो यहाँ दिख रहा है बेटा A2 C2 और A3 C3, और ये माइनस कहाँ से डेवलप हुआ है, हाँ 1 और +2 3 बन गया तो माइनस आ गया। ऐसे जब इस पोजिशन पे आए तो C1 आया, और इसके 1 2 3 1 की पावर 1 + 2 1 + 3 4 हो जाएगा, तो ये इवन हो जाएगा, C1 आया और ये इसका कोफैक्टर बन गया, साइन भी आया कोफैक्टर बन गया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू है। इसमें हमने डिटरमिनेंट किससे निकाला है, फर्स्ट रो, और कोफैक्टर वाला कौन सा, फर्स्ट रो, ठीक है ना, क्योंकि इसको कट करके जो बनेगा फर्स्ट रो वाले बनेंगे, तो ये आपको आता भी था। अब इसने इसी बात को बताया, ये वो जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से, डिटरमिनेंट है ना। यस सर। हाँ ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना आप हमेशा ध्यान रखेंगे, और मेन है ये जो आपको समझाया गया है कैसी प्रॉपर्टी से निकलता है, बट ये जो अगर एक रो 1 ले लें और कोफैक्टर्स की रो हम 2 या 3 लें और क्रॉसपॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0। 0। चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा। अब बहुत ध्यान से आपको सुनना है बेटा, एक एक प्रॉपर्टी काम की है, अगर सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको समझ में आएंगे बेटा। हाँ जी, यही बात मैंने अभी आपको समझाई थी, प्रॉपर्टी 1 अगर दिख रहा हो तो, ये डेल्टा लिखा है जी, यानी कि डिटरमिनेंट लिखा है, ये इसने A11 को C11 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि समझ रहे हैं, फर्स्ट रो से ओपन का, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर इस वाले एलिमेंट्स को कोफैक्टर कौन से लिए, थर्ड रो के, तो भी 0, सेकंड रो के लिए कोफैक्टर तो भी 0, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी आई हैव टोल्ड यू, है ना। चलो तो फिर आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी 2 कहता है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, देखो भाई अगर मैं रो बोल दूंगा तो वो प्रॉपर्टीज कॉलम के लिए भी काम करेंगी, आर 0 देन द डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। भाई इसमें तो ऑब्वियस है ये, आप ये बताइए अगर मैं इस डिटरमिनेंट में इस जगह यहाँ पर मेरे बच्चों 0 0 0 ले लूँ, तो अगर मैं इसी फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूँ तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे तो ये तो वैल्यू अपनी रखेंगे जो भी है, लेकिन इसकी वजह से सब क्या हो जाएगा, 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो अगर एक रो में या उसी तरह से एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो गए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी ही है, इसमें कोई नेचुरली, अगर ये डिटरमिनेंट मिला मुझे 1 2 3 0 0 0 5 6 7, अब ये थोड़ा कि मैं इसे फर्स्ट रो से ओपन करूंगा, मैं तो इसे सेकंड रो से ओपन करूंगा, इसके साइन देखो प्लस, इस पे माइनस आएगा, तो -0 इंटू डिटर्मिनेंट, फिर +0 इंटू डिटर्मिनेंट, फिर -0 इंटू डिटर्मिनेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 1 होगा, यहाँ पे 2 1 होगा, तो यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस आएगा, फिर माइनस आया, साइन बदलते रहते हैं इस तरह से, तो इस तरह से भी याद कर सकते हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। प्रॉपर्टी 2 पढ़ना भाई सूर्या।
if all the elements of any row or columns are zero, ये then the कौन सी value of प्रॉपर्टी पड़ी? ये तो सेकंड तो हो गई, थर्ड पर बेटा। the value of the determinants remains unaltered if all rows and columns are interchanged. This is denoted by dash डैश, ट्रांसपोज, and ट्रांसपोज। transpose and ये also कहना for चाह रहे हैं transpose. कि अगर हम डिटर्मिनेंट की किसी की, जैसे डिटर्मिनेंट ये लिखा बेटा, मैंने बहुत ध्यान से देखा, प्रॉपर्टी का मजा है, आनंद है बहुत ज्यादा। ये मैंने डिटर्मिनेंट लिखा बेटा 2 1 3, या जनरल लिख लूं? Yes. जनरल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो समझ जाएंगे। देखो बेटा, अगर मैंने डिटरमिनेंट लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि सर अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, डैश या टी जो भी आप लिखते हैं, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू इज अनइफेक्टेड, यानी A11 12 13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे कि सर हाँ वैल्यू तो नहीं बदलेगी। अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो तो बोले कि सर हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या बनी कि सर A11 इंटू C11 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? या पूरा लिख के दिखाऊं माइनस साइन और ये डिटरमिनेंट खोल के? अच्छा, फिर सही है। प्लस, ठीक है ना, सही क्लियर ना? फिर प्लस A12 इंटू क्या आएगा बेटा? C12 C12, जो कि दिस आएगा। फिर A13, फिर C, ठीक है। 13 अब एक बच्चा बोला कि सर एक काम करो, आपने कहा था किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गॉट डिटरमिनेंट वैल्यू। कि सर एक काम करो, इसको आप इस वाले कॉलम से एक्सपेंड कर लो। तो अच्छा बता दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश क्या बनेगा? सर A11 इंटू क्या आएगा इस पोजीशन पे, एलिमेंट क्या बनेगा? शायद C11 C1 आएगा, मैं ठीक कह रहा हूँ? अब अगर इस पोजीशन पे एलिमेंट दिया, परफेक्ट बोलना क्या बनेगा? C, गलत तो ना आ रहा? ठीक है। फिर लिया A13 और इसी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके कोफैक्टर में C13, तो आई थिंक दीज टू वैल्यूज आर सेम। तो यानी कि आप कभी भी, ये तो मैंने फर्स्ट रो से ओपन कर दिया, आप सेकंड रो से ओपन करें और यहाँ पे किससे ओपन करके देख लें। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर नहीं मैं तो यहाँ तो फर्स्ट रो से ओपन करा है, फर्स्ट सेकंड रो से ओपन कर रहा हूँ और यहाँ तो मैं तो फर्स्ट कॉलम से करूंगा, तो फिर उसको ये C11 C12 की वैल्यू A1 A2 टर्म में जैसे आएंगी वो लिख के चेक कर लेना, न्यूमेरिकल वैल्यू फिर से सेम आ जाएगी। यहाँ तो मैंने अपने आप को ये समझाने के लिए जल्दी कर दूं तो एक दिखा दिया है कि आपको सीन कि हाँ भाई देखो यहाँ से सेम तो आ रही है। और अगर आप ये मानते हो कि चाहे किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती, तो फिर तो आपको ये मानना ही चाहिए, नहीं तो पहली प्रॉपर्टी गलत होगी। बात समझ में आती है? चलो, तो ट्रांसपोज की वैल्यू डिटरमिनेंट की और उस डिटरमिनेंट की दोनों क्या होती है? सेम। चलो भाई, अंश जरा घर से उधर से बोलो भैया, प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलो, पढ़ो। If any two rows or columns of a determinant be interchanged, the determinant is unaltered in numerical value, but is changed in sign only. इसका साइन बदल जाता है। ये कह रहा है कि अगर मैं एक रो को एक रो से चेंज कर दूं, कैसे? कि सर एक रो, एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, फिर वो जनरल वे में लिखते हैं A11 A12 A13 A1 A21, सा लिखते रहो बेटा, नहीं लिखोगे तो सब गड़बड़ होगा। A22 मैं तो बता चला जाऊंगा, A23 A31 A32 A33। ये कह रहा है कि अगर मैं एक रो को दूसरी रो से चेंज कर दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। कि सर एक नया डिटरमिनेंट मान लेते हैं से बी, क्या करा जी, मैंने R1 इज इंटरचेंज टू R2 कर दिया, ध्यान समझना, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया और एक नया डिटरमिनेंट डेवलप कर दिया। अब वो कह रहा है कि जो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू थी दूसरे डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या चेंज आएगा? एक साइन का चेंज आएगा। कैसे आएगा? देखो जी, मैंने ये सेकंड रो को उठा के फर्स्ट रो में रख दिया, और ऐसा कॉलम के साथ भी होगा हर प्रॉपर्टी के लिए, बार बार आपको कह रहा हूँ, तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखें। यहाँ 11 A
12A13। अब दिमाग में जरूर आ रहा होगा भाई, पीयूष बताओ, अगर हम इसको ओपन करें तो किस रो से करना चाहिए, कहाँ पे एक चेंज नहीं मिला? थर्ड रो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। थर्ड रो से अगर मैं इसको इंटर वो ओपन करूँ तो कम से कम इतना पक्का है कि ये चेंज नहीं होंगे। क्या A31 A3, वैसे आप किसी भी ओपन करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको मैं थर्ड से चेंज कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसे ए को ओपन करूँ डिटरमिनेंट की वैल्यू या एक्सपेंड करूँ तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस साइन आएगा तो इवन है नीचे। तो इसका बना A31 इंटू क्या मिलेगा यहाँ पे, बोलो बोलो, A12 A13 A22 A23 प्लस, या इसके लिए माइनस आएगा शायद 5 है ना। अरे ए, ये तो एलिमेंट का वैल्यू, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू, क्या लिखूं बेटा बोलो? A11 A13 A21 A22 23, गुड 23 प्लस क्या आएगा जी A33, फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू रखो, क्या बनी जी A11 A12 A21 और A। अब ये बताइए, अगर मैं इस B को एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ तो A31 ही आया, कौन सी रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ? थर्ड रो से। थर्ड रो। और इसके अंदर डिटर्मिनेंट, अच्छा एक चीज बताओ, प्लस माइनस प्लस, वैसे भी 4 है तो प्लस ही आएगा। तो जैसे देखना बेटा क्या बना है, A22 A23 A12 और A13। आप ये बताइए, इसमें ये तो मिला प्लस का, ये मिला माइनस का, इसमें ये माइनस का मिला और ये प्लस का, इतने तो फर्क हुआ। तो एक माइनस साइन यहाँ से बाहर आ गया। अगली बार आओ, बहुत तो समझ में आना बंद हो चुका है ना। बहुत टफ बात बोल दी मैंने यहाँ पे एकदम। हाँ एकदम ऐसा हो गया। अब इससे एक्सपेंड करो, क्या मिलेगा भाई यहाँ पे, A21 A23 और A13। जब चेक करना यहाँ पे इतना तो फर्क है, ये ऊपर लिखा है नीचे लिखा है। और जब डिटरमिनेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बनेगा पहले A11 A23, फिर माइनस आएगा A21 A13। इसमें उल्टा होगा, पहले ही आएगा A21 A13 और फिर ये आएगा, तो माइनस साइन फिर यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो एक माइनस यहाँ से बाहर आएगा, एक माइनस यहाँ से बाहर आएगा, और सिमिलरली ये भी एक माइनस यहाँ से बाहर आएगा। और मैंने इस रो से इसलिए एक्सपेंड किया था ताकि कम से कम ये वाले कोफिशिएंट्स आगे वाले चेंज ना हो, केवल ये इनमें भी इतना फर्क आया कि ऊपर नीचे हो गए। तो उससे जो ये वैल्यू अगर x है तो ये वैल्यू माइनस है, y ये y बनी, तो पहले y उधर बन गया और x बाद में उधर बन गया। नहीं समझ में? अच्छा, इस बात को केवल इतना कहना बहुत था कि सर इसके आगे फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक माइनस कॉमन लेंगे तो दोबारा से ये A31 और यहाँ पे वही वैल्यू आ जाएगी, प्लस वही सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ बार बार नहीं बताना चाह रहा, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे इतना कहता हूँ कि एक माइनस साइन कॉमन लेके एग्जैक्टली लिख देता हूँ A31 और ये बन गया आपका, ये वैल्यू लिखूँ बताओ, पूरी वैल्यू को टाइम ही लगेगा, सीधा सीधा लिख देता हूँ कि माइनस टाइम्स ऑफ क्या बन गया, बोलो, डिटरमिनेंट ऑफ ए। वेरी गुड, बात मेरे दिल की बात कहती बेटा, ये डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आ गई। कंक्लूड क्या हुआ कि सर कभी भी इतना सब सोचना नहीं है। क्या सोचना है कि सर अगर हम कोई डिटरमिनेंट लिखे कि ये लिखा ABC PQR 1 2 3, ये डिटरमिनेंट लिखा। आपको कहने लगे सर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ बी की। इसमें अगर मैंने एक कॉलम, इसको कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पे तो चला गया BQ2 और ये AP1 और CR3, और ये वाला कॉलम यहाँ से चेंज, ये इधर चेंज। तो अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ए है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके माइनस टाइम्स होगी, बस एक साइन चेंज। अब एक बार और चेंज कर दूं तो ऑब्वियसली एक माइनस और आ जाएगा तो प्लस हो जाएगी। और सोच जरा, अगर मैंने इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ कर दिया, यानी कि क्या C2 इज इंटरचेंज टू C3, तो ये तो इसमें तो इम्पैक्ट नहीं आया, ये हो गया CR3 और ये कितना बन गया AP1। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, एक माइनस और आ जाएगा, एक माइनस यहाँ आ गया था। यानी कि हम यूज़ कैसे किया करेंगे, और एक तरीका बताता हूँ, अगर यूज़ करने हम मन करें कि सर कैसे करें, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे हो सकता है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ ऐसे हो सकता है कि सर ये लिखा हुआ है कि ठीक है, मैंने लिखा C1 इज इंटरचेंज टू C2,
एक माइनस बाहर लिख लिया और डिटरमिनेंट पेल लिया क्या, BQ2 और बोलो AP1 फिर CR3, फिर मैंने एक माइनस और कॉमन लिया और क्या कहा C3 को या R2 कर लो, इस बार थोड़ा अलग लगे, R2 इज इंटरचेंज टू R3। अब ये मत कहना कि सर मैं रो को कॉलम से इंटरचेंज करूंगा, है ना, क्योंकि बहुत से लोग ज़्यादा डीप सोच जाते हैं, आगे जीवन में बर्बाद ही होते हैं कि जो है रो को मैं कॉलम से रिप्लेस करूंगा, तो एक माइनस साइन और आ जाएगा, तो एक -1 की पावर क्या हो जाएगा ये 2, तो रो 2 को रो 3 चेंज कर रहा हूँ, है ना, ऐसे ही ना, रो 2 को रो 3 से, तो यहाँ तो रो 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ लिख लिया 2 1 3 और यहाँ पे QPR। तो इस तरीके से मैं काइंड ऑफ प्रॉपर्टी का अपनी का जो बताइए इसका यूज करने वाला, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये मैंने बहुत हद तक काफ़ी प्रूफ वेरिफिकेशन करके आपको समझाइए ताकि क्लियर हो जाए। हाँ भाई, अंश कौन सी प्रॉपर्टी पे आ गए भाई, फोर्थ हो गई थी, कौन सी थी, अब आगे फिफ्थ पे, पढ़ो जी, फिफ्थ में क्या कह रहा है, पढ़ो अंश। For determinant has two rows or columns identical, then its value is 0. ये कह रहा है कि 2 रोज और 2 कॉलम्स कोई भी आइडेंटिकल हो जाए, तो या तो कॉलम के बारे में कह लो या रोज के बारे में, ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 2 2 3 और 1 -1 6 और 2 2 3 कर दूं, यानी मैंने क्या कहा इसमें 2 रोज आइडेंटिकल कर दिए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी ऑलवेज। अब कोई कहे क्यों आएगी, तो एक काम करो, बढ़िया तरीका जो आपको एकदम नजर आएगा, सर रो 2 में से इसको एक्सपेंड कर लो। अब आप रो 2 से एक्सपेंड करोगे तो सबसे पहले से साइन लिखोगे प्लस माइनस, तो -1 एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, को फैक्टर क्या बनेगा भैया, 3 2 6 और 3 2 6, ये 0 हो गया अंदर। अगली बार क्या किया, एक माइनस और आएगा, मैं ठीक कह रहा हूँ, नहीं माइनस है प्लस, प्लस आएगा, प्लस -1 एलिमेंट से मल्टीप्लाई, अब को फैक्टर लिखो भैया, ऐसा क्या बनेगा, 3 2 6 3 2 6, ये सेम बन जाएंगे हमेशा, क्योंकि रोज से एलिमेंट सेम है ना, इस पोजिशन पे आएंगे, तो माइनस का 6 आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस का 6, और ये क्या आएगा बेटा 4 -4, तो अंदर सारे एलिमेंट्स क्या बनेंगे 0, क्योंकि ये एलिमेंट्स ये वाले और ये वाले एलिमेंट्स सेम हो गए थे, तो ये मल्टीप्लाई करने में सेम आएगा, दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस करेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा हमेशा 0। और अगर ये रो के लिए प्रॉपर्टी ट्रू है तो सेम ये प्रॉपर्टी इसके लिए ट्रू होगी कॉलम के लिए। क्या सीखा हमने फाइनली, अगर से दो रो है कॉलम सेम है तो determinant वैल्यू 0 होगी, उसको मुझे करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने एक वेरिफिकेशन आपको बोल के बताया कि आखिर आप ये ना कहें कि हाँ जी हमें तो कुछ बताया नहीं इसमें, और सीधा सीधा बता दिया, ठीक है जी। हाँ जी, अब आते हैं हम आगे, प्रॉपर्टी 6। हाँ भाई ओम पढ़ना बेटा प्रॉपर्टी 6। If elements of all the rows or columns are in AP, then the value of determinant is 0. इफ द एलिमेंट्स ऑल दी रोज ऑब्लिक या कॉलम, मैंने शुरू से कहता आ रहा हूँ कि या तो रो के एलिमेंट बोल दो या कॉलम की बात है कि तुम रो के लिए अगर बोले तो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रोज आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, क्या मतलब हुआ, वैसा नहीं होगा। अगर सबके बीच का डिफरेंस सेम है कैसे, तो कोई एपी बोल दो रो के एलिमेंट के लिए, यहाँ 2 4 6 बोला पहली रो, फिर 3 6 9 बोलूंगा मैं, तो मैं उसने तो कहा ना इफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रोज, फिर एक और एपी बोल दो, 6 12 18। अब ये क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, जरा एक बार चेक खुद भी कर लो भाई, मैंने यहाँ पे पहला एलिमेंट हो इसमें D2 लिया, इसमें D3 लिया और इसमें D कितना लिया 6, इसमें D2 था, इसमें D3 था, इसमें D6 था, कॉमन डिफरेंस है। और मैं तो ये कहा, उसने कहा था ऑल द रोज आर इन एपी, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मैं तो इतना सोचा ये प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी होगी। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, अभी 2 एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे प्रॉपर्टी स्प्लिट करने से डिटरमिनेंट से हो जाती है। 0 है, नहीं है, यस सर। अच्छा एक काम मैं बताता हूँ, उसमें जल्दी दिख जाएगी आपको। इसमें पहले डिटरमिनेंट में रूल होता है कि अगर आपको कॉमन लेना है तो मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट्स में से कॉमन लेते हैं,
लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है, या तो एक रो से आप कॉमन ले सकते हैं या फिर एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब अगर मैं इसी को इजी वे में बताना चाहूँ तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आगे आ रही है प्रॉपर्टी है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट में कॉमन लूंगा तो या तो एक रो में से लूंगा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या कॉलम में से लूंगा। तो मैंने यहाँ पे पहले रो में से कॉमन लिया, क्या कॉमन दिख रहा है पहली रो में से 2, लेकिन डिटर्मिनेंट है तभी मैट्रिक्स में तो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स से एक साथ कॉमन आएगा। 1 2 देखो डिटर्मिनेंट बना भी रखा है मैंने, मैट्रिक्स बना भी नहीं रखी, ये बातों का ध्यान रखना है। और 3, एक बच्चा बोला सर 3 इसमें से भी कॉमन है, 3 इसमें कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया, क्या बना 1 2 3, काम खत्म हो गया, मैं नीचे सोच भी नहीं रहा कॉमन होगा भी। 2 रोज आर आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट 0, अभी बताया था। तो ऐसा इसी वजह से हो पाया ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। और ये वही इस प्रॉपर्टी का बजाय इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, मैं रो ही पढ़ रहा हूँ, कॉलम के लिए हो जाएगी, बी मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर देन द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय द नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये कहते हैं कि एक डिटर्मिनेंट है कोई, से ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2, एक एक प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान से लो। ये 3 1 3 2 एंड 3 3 एक डिटर्मिनेंट है। अब ये बोलता बंदा कि भाई एक डिटर्मिनेंट में ऐसा सोचते हैं हम इसके कॉलम से या रो से किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट आए। तो बच्चे ने कहा जी बी डिटर्मिनेंट लिख दो, और क्या है जो प्रॉपर्टी अभी बोली थी ना अप्लाई की थी उसको बता रहा हूँ। और बच्चे ने क्या किया जी, कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करके एक नया डिटर्मिनेंट आपके सामने रखा जी, मैं तो कॉलम 2 से कर रहा हूँ, के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो जानना चाह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या फर्क है। बच्चे ने क्या करा कि सर मैं तो इसे यहाँ से एक्सपेंड करूँगा सेकंड कॉलम से, क्योंकि दिमाग में आ रहा है कि सर आप तो 2 मिनट में कह देंगे, अभी आपने कुछ बताया था कि मैं तो सेकंड कॉलम में से के कॉमन ले लूँगा, और जैसे ही मैं के कॉमन लूँगा क्या होगा, अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच जाएगा। अरे बिल्कुल ए जैसा बच जाएगा ना, बिल्कुल ए बनेगा, तो के टाइम्स हो गया, तो कहने लगे। लेकिन मैं इस बात को समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये कहना कि एक रो से या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं डिटर्मिनेंट में, जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट्स में करोगे, कॉमन लोगे तो सारे एलिमेंट्स में से लोगे। तो मैंने क्या किया कि सर मैं इस वाले फर्स्ट सेकंड कॉलम से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ टू गेट इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो जब 2 मिनट का ध्यान से देख लो, डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए इम्प्लाइज कर रहे, तो प्लस माइनस माइनस A1 2, फिर कितना आएगा भाई, लिख दो, डिटर्मिनेंट रखूँ क्या, A21 ये क्या है 2 3, सही है ना, A23 और A31 और A33, प्लस क्या आएगा भाई A22, यहाँ डिटर्मिनेंट में क्या आएगा बोलो, इसे कट कर लो, A11 A13 A31 A33, फिर प्लस लिखूं, लिखो बेटा माइनस, चलो यानी कि यही हो प्लस माइनस, इधर यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ऐसे भी ध्यान कर सकते हो। यहाँ क्या बना जी A11 A13 A21 A23, यही है जी। अच्छा अब बच्चा बोलता है सर एक काम करो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो, यही तो करना है सर, इसी वाले उससे निकालते। अब बताओ क्या फर्क आएगा, जैसे ही आप निकालना चालू करें आपके दिमाग में आ जाए सर माइनस, सेम आएगा अंदर, फिर प्लस के टाइम्स ऑफ A22, फिर सेम आएगा माइन अंदर, नहीं समझ मारी, फिर प्लस क्या आएगा माइनस माइनस सर A32 और के टाइम्स आएगा है, और फिर डिटरमिनेंट शायद सेम बनेगा, दिखा दूं 1 1 यही है। तो फाइनली क्या कॉमन आ गया बाहर के, और बिल्कुल वही बच गया जो डिटरमिनेंट बी ए की वैल्यू थी, ये डिटरमिनेंट बी की वैल्यू बन गई। कहने का मतलब है तो के टाइम्स बन गया, यानी कि हम ये ध्यान रख लें कुछ नहीं है कि सर अगर आप उल्टा सोचें, अगर आप यहाँ से के बाहर लेते हैं एक रो से एक कॉलम से, तो ये पूरा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बन जाती है। इसका मतलब किसी नंबर से अगर आप कॉमन लेते हैं तो किसी कॉलम में से कॉमन लेते हैं तो कॉलम में से कॉमन लेंगे एलिमेंट को, या फिर रो में से कॉमन लेंगे।
वैल्यू तो क्यों सेम रहती है फिर उसके बाद सेम नहीं, के बाहर आ गया उसके बाद तो वैल्यू एक ही रह गई, डिटरमिनेंट ऑफ एक ही वैल्यू तो रह गई बेटा। यस सर। दोबारा सुनो, सभी समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ। अगर एक डिटरमिनेंट ए है और एक डिटरमिनेंट बी है जो कि उसके कॉलम में एक में के टाइम्स है, अगर मैं इस बात को सारी बातों भूल जाऊँ, ये कहूँ कि बेटा मैं इसका के आउटसाइड ले रहा हूँ, ये वाला के कहाँ ले रहा हूँ, बाहर ले रहा हूँ, तो इसका मतलब बाहर इसको अंदर तो के बच गया, सेम डिटरमिनेंट ऑफ ए बच गया। इससे दिमाग में बात इनडायरेक्टली आती है कि हम किसी डिटरमिनेंट में किसी कॉलम में से या किसी एक रो में से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद डिटरमिनेंट सेम बच जाता है, तो फर्क नहीं पड़ता। या मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी रो में, अब जैसे कोई ये कहने लगे कि सर क्या ये रूल कॉमन लेने वाला है या उल्टा भी है, तो एक बार सुन लो। अगर मैं डिटरमिनेंट लिखता हूँ, सुनो ध्यान से, 2 4 6 8, जैसा सुनना बहुत तरीके से। कोई बोला जी मैंने तो यहाँ से कॉमन ले लिया 2 पहली रो में से, क्या ठीक है ले सकते हो, 1 2 6 8, जैसे इसकी वैल्यू बोला कितनी बन रही है, 8 माइनस 6 चौक 24 कितना हो गया, 16 माइनस, ठीक है। अच्छा एक बच्चा बोला जी अब डिटरमिनेंट निकालना, तो 2 तो पहले ही बाहर था, 8 माइनस कितना 12 कितना बन गया, 8 16, ये 8 दूनी 16 है भाई, सॉरी 16 है, कितना बच गया ये -8, ये -8 ही आएगा, ठीक है। तो यानी हमने ये सीखा ना कि किसी रो में से या किसी कॉलम में से आप कॉमन ले सकते हो। कोई बच्चा कहे नहीं जी सर मैं तो अभी अपना जो एक्चुअल डिटर्मिनेंट है वो वैल्यू है उसकी मैं क्या करता हूँ कि कॉलम में से कॉमन लेता हूँ, तो उसको कॉलम फर्स्ट में से कॉमन लिया, क्या मिलेगा उसे 1 3 4 8, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू तो -8 ही आ रही है, तो इसकी -8 ही आनी चाहिए। 2 ये कितना बना जी, 8 माइनस 12 कितना होगा फिर से -8। तो यानी हमने एक वर्किंग सीख ली, यू कैन टेक कॉमन आइदर एनी रो और एनी कॉलम इनडिटरमिनेट, ये उस प्रॉपर्टी का मेन तात्पर्य है, रिजल्ट हुआ, ठीक है जी। तो ये भी हो गई मल्टीप्लाई, आप किसी कॉलम में या रो में करते हो। अब उससे भी बढ़िया प्रॉपर्टी आ रही है और यही सब डिटरमिनेंट में यूज होगी, प्रॉपर्टी नंबर 9। हाँ भाई दिव्यांश शर्मा आप पढ़ोगे प्रॉपर्टी 9। The value of a determinant is not altered by adding the elements of any row or column to the same multiple of the corresponding elements of any other row or column. और कॉलम मत पढ़ो, कंफ्यूज करता है। अब मुझे आप इसकी हिंदी मीडियम बताओ। बताना चाहेंगे? कुशाल आप बताओ बेटा। सर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को ऐड करें और मल्टीप्लाई करें corresponding एलिमेंट। देखो आपने इसकी हिंदी बताने की कोशिश तो बहुत बढ़िया की है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहना चाह रहा है, इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और समझाता हूँ, सुनो। इससे पहले अगर इसको प्रॉपर्टी को समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस वन। एक मिनट, प्रॉपर्टी 8 थी इससे पहले? ओहो यही तो प्रॉपर्टी, मैं कहूँ यार कुछ मिसिंग है, मैंने किसी को मिसिंग है, मैंने कहा इसको समझा ही नहीं पाऊंगा दरअसल में। दिस वन देखो, सबको ये तो आता है कि जो है प्रॉपर्टी ऐसे काम करती है, यानी एल्गोरिथम हाउ टू अप्लाई, लेकिन जैसे मैं एक प्रॉपर्टी को समझा रहा हूँ कि भाई ये ऐसे हो रहा है, उसका वेरिफिकेशन दे रहा हूँ, ये हर किसी को नहीं आता। अगर आप इससे पूछने लगे भाई कि जो 9th प्रॉपर्टी थी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, अनअल्टर्ड क्यों रही डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, जबकि मैंने क्या किया उसके अंदर, देखो नोटिस करो मैंने क्या किया। मैंने ये किया कि ये डिटरमिनेंट था, सुनो ध्यान से, ये डिटरमिनेंट था, मैंने B1 B2 B3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, m से मल्टीप्लाई, एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, और C1 C2 C3 में भी -1 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया। क्या दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम है? अगेन क्या किया इसने, जो अभी अभी दिव्यांश से बोला, वो ये बोला कि सर अगर ये कॉलम 1 है
कॉलम 1 में हुआ गया कि सर इस कॉलम 2 में एक स्पेसिफिक नंबर m से मल्टीप्लाई हुआ और इसमें ऐड हो गया, किसमें, कॉलम 1 में, और इसमें भी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, किससे, -1 से, इसमें ऐड हो गया। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया कॉलम 3 को, भाई इसमें m से मल्टीप्लाई ऐड करा, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई कह रहा -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। बात एक ही है, वैल्यू डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड, वैल्यू को इम्पैक्ट नहीं आएगा। कोई क्या सर केवल मैं इतना ही करता, कितना भला, कि मैं ये ना करता, मैं तो केवल इसका m टाइम्स करके इसमें ऐड करता, देन अगेन वैल्यू डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड। अब ऐसा काहे क्यों हो रहा है कि सर इतना बड़ा ऑपरेशन अप्लाई हो गया, इसका m टाइम्स भी कर लिया आपने, ऐड भी कर लिया, उसका -1 टाइम्स कर लिया, ऐड कर लिया, और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल लिखी हुई है, दिख रहा होगा आपको सामने, सेम है, इक्वल है। तो उसके Yes, sir. पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है, वो ये प्रॉपर्टी नंबर 8। इट सेज दैट इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, कॉलम के लिए भी होगा इसलिए कॉलम में एडिट नहीं करा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू टर्म्स, दिख रहा है इसकी हिंदी, अगर प्रत्येक एलिमेंट उस रो का एक्सप्रेस्ड लिखा हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, एज ए सम ऑफ टू एलिमेंट्स, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है,